बियर्ड ट्रांसप्लांट आज के दिन में बहुत ही कॉमनली ऑप्टेड प्रोसीजर्स है और अक्रॉस द ग्लोब बहुत से सेंटर्स हैं जो कि आज बियर्ड ट्रांसप्लांट सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह से एडवांसमेंट आई है बियर्ड ट्रांसप्लांट में, उसी तरीके से इससे जुड़े मिथ्स भी बढ़ गए हैं और लोगों को ये कंफ्यूज करती है कि वो बियर्ड ट्रांसप्लांट के लिए ऑप्ट करें या ना करें। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूं और मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूं और आज मैं इस वीडियो में स्पेशली उन मिथ्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी वजह से पेशेंट्स घबराते हैं एक बियर्ड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को ऑप्ट करने में। जो पहला मिथ एसोसिएटेड है बियर्ड ट्रांसप्लांट से वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर मैं सही मायने में बात करूँ तो ये बिल्कुल ही बेसलेस है और किसी भी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की तरह ही बियर्ड ट्रांसप्लांट भी पेनलेस प्रोसीजर होता है, क्योंकि ये जो पूरी सर्जरी होती है वो हम अंडर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं। पहले पूरे हिस्से को हम नम करते हैं और उसके बाद ही हम बियर्ड ट्रांसप्लांट का प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। और ये जो लोकल एनेस्थीसिया हम यूज़ करते हैं इसका इफेक्ट करीब 2 से ढाई घंटे पोस्ट सर्जरी भी रहती है, जिस दौरान हम आपको मेडिकेशन भी एडवाइस करते हैं जो आपके पोस्ट प्रोसीजर पेन का भी ध्यान रखती है और आपको पेन नहीं होने देती। जो दूसरी मिथ बियर्ड ट्रांसप्लांट से जुड़ी है कि इसमें स्कारिंग होती है जो कि परमानेंट रहती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जब टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी और हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल इनिशियल स्टेज में था, तब हेयर ट्रांसप्लांट या बियर्ड ट्रांसप्लांट से स्कारिंग होती थी। पर जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, अब बिल्कुल भी स्कारिंग नहीं होती और बहुत ही नेचुरल रिजल्ट पेशेंट्स को मिलता है। तीसरी सबसे बड़ी जो मिथ जुड़ी है बियर्ड ट्रांसप्लांट के साथ वो ये है कि ये बहुत अननेचुरल रिजल्ट देती है आपको। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो रिजल्ट होता है वो डिटरमाइन होता है आपके सर्जन के एक्सपीरियंस के ऊपर और टेक्निक जो उसने यूज़ करी है आपके बियर्ड ट्रांसप्लांट पे। तो यदि कोई वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस सर्जन आपका बियर्ड ट्रांसप्लांट कर रहा है तो आपको बिल्कुल भी ऐसे मिथ्स से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अननेचुरल रिजल्ट मिलेगा और आपको एक आर्टिफिशियल लुक देगा। अगर मैं चौथे मिथ के बारे में बात करूं तो ये है कि ये ओल्डर इंडिविजुअल्स में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। मैं इसमें भी बताना चाहूँगा कि एज बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता हेयर ट्रांसप्लांट या बियर्ड ट्रांसप्लांट में। जो सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देने वाली होती है वो फिर से टेक्निक है कि आपके सर्जन ने किस तरीके से टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको एक बढ़िया ट्रांसप्लांट प्रोवाइड किया है, साथ ही साथ आपने किस तरीके से अपने पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए हैं और आपने अपने मेडिकेशंस को टाइमली लिया है। कंसल्टेशन के टाइम पे हमने कई बार पेशेंटों से ये भी सुना है कि उनको ये लगता है कि बियर्ड ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजल्ट है वो उनको इमीडिएट देखने को मिलता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है। किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट के तरह इसमें भी आपके जो 3 फेजेस होते हैं वो देखने को मिलते हैं। पहला जो स्कैबिंग फेज होता है कि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स के अराउंड प्रोटीनिशियस सिक्रेशंस बनती हैं। उसके बाद जो शेडिंग फेज है कि जो हेयर शाफ्ट हेयर फॉलिकल के साथ ट्रांसप्लांट हुए वो शेड ऑफ होते हैं। और फिर अगले 3 से 6 महीने जो ग्रोइंग फेज होता है जिसमें कि आपके नए बाल आते हैं जो आपको एक बढ़िया बियर्ड की डेंसिटी और लुक देती है। कई बार हमारे पास पेशेंट ये भी कहते हुए आते हैं कि डॉक्टर ये उन्हीं के लिए है जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। बियर्ड ट्रांसप्लांट वो भी कैंडिडेट ऑप्ट कर सकते हैं जिनकी डेंसिटी कम है और उनमें हेयर फॉल की कोई शिकायत नहीं है, ताकि वो एक बढ़िया डेंसर बियर्ड का लुक रख सकें। तो गाइज़, अगर आपके पास भी ऐसे और मिथ्स हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछें ताकि हम आपको सही ओपिनियन दे सकें। और हमारे एसबी ट्राइकोलॉजी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस मिलती रहे और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें।